नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट में बेल और स्टे, ये जो हायर जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिस तरीके से बेल और स्टे दो शब्दों का इस्तेमाल यहां के जज करते जा रहे हैं, उससे परेशानियां भी उतनी ही बढ़ती जा रही है और इन जजों के शाख के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बार बार एक तरफा फैसला कैसे आ सकता है। ये समझना चाहिए कि आपको जब बेल देना होता है, किसी को भी बेल देते समय यह नहीं सोचते कि यह कानूनी प्रक्रिया के तहत है या नहीं, लेकिन जब बेल नहीं देना होता है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत भी अगर वो आपकी अदालत में आता है तो उसके बेल को लटकाए रखा जाता है। यह आपके विचार पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ हो, किसका साथ देना चाहते हो, आपके अंदर किस तरह की अवधारणा चल रही है, आप कैसे देखते हो उस फैसले के समर्थन और विरोध को लेकर। और इसलिए एक दूसरा शब्द जो स्टे लगाना, किस मामले में स्टे लगाया जा सकता है, इस पर भी जज साहब कंफ्यूज तो नहीं रहते, लेकिन अपनी अवधारणाओं का ख्याल रखते हैं। बड़ी बड़ी बातें, टिप्पणियां, ये कोई मायने नहीं रखता, आपके फैसला मायने रखता है कि आपने क्या कहा। जैसे ये नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में अचानक से एक के बाद एक याचिकाएं दायर की गई। 3 लोगों ने अपने आप से याचिका दायर की, जिसमें सांसद महुआ मोइत्रा हैं, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं कि उसका तरीका क्या है। पश्चिम बंगाल में वो टीएमसी से सांसद हैं और ममता बनर्जी क्या अनाउंस करती है कि पश्चिम बंगाल में हम उन सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे जो बांग्लादेश में चल रहे हिंसा के बाद वहां से भागते हैं। ये केंद्र सरकार ने फिर से ममता बनर्जी की इस बात को लेकर पूरी तरीके से अस्वीकारता दर्ज की है कि ये विदेश मंत्रालय का मामला है। जैसे तुम लोगों ने पहले बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अड्डा बना दिया, पश्चिम बंगाल, असम में, त्रिपुरा में, हर जगह पर नॉर्थ ईस्ट में भर दिए, पश्चिम बंगाल में भर दिए और वहां से चलता हुआ झारखंड और बिहार में पहुंच रहा है। फिर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। बीएसएफ को पूरी तरीके से तैयार रहने को कहा गया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी के सांसद के मुख्यमंत्री, अपने बड़े नेता ही मुसलमानों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि उसे गोद ले लिया हो, तो फिर महुआ मोइत्रा के बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रोफेसर अपूर्वानंद, हर उनके आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल अभी अखबारों में आते हैं अपूर्वानंद को, उसको देख लीजिए कि कैसे ये पूरी तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ लिखते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। पीएम मोदी प्रभावित कर रहे हैं सेकुलरिज्म को लेकर। और उसमें एक और नाम आकार पटेल का भी है। ये भी वैसे ही शातिर लोग हैं और एक एनजीओ, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये सिविल राइट्स जो शब्द है ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, विवादित है। सिविल राइट के नाम पर ये लोग एक तरफा काम करते हैं। ये नागरिक अधिकार, नागरिकों को जो अधिकार दी गई है वो केवल एक नागरिक को दी गई है या एक समुदाय के नागरिकों को दी गई है? अगर एक समुदाय के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का बेड़ा उठाए हो तो ये सिविल राइट नाम मत रखो, मुस्लिम राइट इसका नाम रख लो, ताकि लोगों को ये क्लियर तो हो कि तुम मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, सिविल राइट के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो कि हम तो सबके, सारे नागरिकों के सामान्य अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए एनजीओ चला रहे हैं। क्योंकि ये जो मुस्लिमों के अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए एनजीओ चलाता है, इसको पैसा अरब से मिलता है, पैसा अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिलता है और उसी पैसे का इस्तेमाल करके यहां पर याचिका दायर करेगा, हंगामा खड़ा करेगा, विरोध प्रदर्शन करवाएगा और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल करके उन दलाल वकीलों को खरीदेगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसी तरीके से भूमिका निभाते हैं जैसे कभी यहां पर एक उदाहरण सेट हो गया था जयचंद का।
ये जयचंदों की जमात है जो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ गद्दारी करते रहती है और बात करेगा कि हम लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग एक सेकुलर लोग हैं, समरसता बनाए रखना चाहते हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि ये जो उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड और इस तरह के जो नेम प्लेट लगाने का आदेश आया है, ये तो बड़ा खतरनाक है। कांवड़ यात्रियों के रूट पर जब नेम प्लेट दिखेगा तो मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार हो जाएगा और फिर देश दो समुदायों में बट जाएगा। हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है और ये लोग उस बंटवारे को स्वीकार नहीं कर सकते। ये कौन लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अभी भी एक है? किन लोगों पर भरोसा किया जाए? क्या अभी भी किसी हिंदू को यह लगता है कि हिंदू मुसलमान यहां पर एक हो सकते हैं और इतिहास में कभी एक हुए हैं? इन्हीं मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवाया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश है हमारे पड़ोस में, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहां हिंदुओं या फिर गैर मुस्लिमों के लिए रहने लायक स्थिति इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और यही आर्यावर्त हिंदुस्तान जो हुआ करता था, यानी हिंदू कुश से लेकर समुद्र पर्यंत तक हम सनातनी थे, आज एक बड़ा सा हिस्सा इन लोगों ने मुसलमानों का बना दिया। फिर भी ये बात करते हो हिंदू मुसलमान एकता हो सकती है? जो पूरे मुस्लिम समुदाय ध्रुवीकृत हो चुका है, उसके पास अभी राजनीति में केवल एक ही एजेंडा है और वो एजेंडा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। इसको किसी बात से मतलब नहीं है कि वो बेरोजगारी, वो आर्थिक समस्याएं, वो महंगाई, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए है, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए कि तुम इन मुद्दों में उलझे रहो। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है और वो है भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से हराना। आप साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह देख लीजिए, जहां भी मुसलमान है वो मुस्लिम केवल और केवल एक ही राजनीतिक एजेंडे के तहत चलता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसके लिए ममता को समर्थन दे, केजरीवाल को समर्थन दे, या फिर समर्थन वो अखिलेश यादव को दे या कांग्रेस को दे, लेकिन इसके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है कि हम इस आधार पर इसे समर्थन दे रहे हैं। इसके पास एक नेगेटिव टारगेट है, एजेंडा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो किसका समर्थन करेंगे वो उस जगह पर निर्भर करेगा। ये वैसे कौम है जो कि भारतीय जनता पार्टी को अनटचेबल पॉलिटिकली घोषित कर चुका है और आर्टिकल लिखने वाले लोग क्या करते हैं? ये लोग कहते हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण, यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे आदेश पारित कर रही है और इनके एजेंडे पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हुई। सुनवाई में जजों ने बड़ी बड़ी बातें की। जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी, इन दोनों ने कई उदाहरण दिए, बताए, टिप्पणियां की, जिसका इस जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है कि हिंदू हो मुसलमान हो, हम ऐसे जाते थे, हम खाना खाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, सांप्रदायिकता यहां नहीं फैली है, हम समरसता की बात करते हैं। या फिर सिंघवी को या फिर दूसरे वकीलों को जितने भी फटकार लगा लें, कह दें कि आप इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश मत कीजिए, लेकिन फैसला आपने क्या दिया? फैसला आपने यही दिया कि ये नोटिफिकेशन पर अभी स्टे लगेगा। 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी और 26 जुलाई तक मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस भेज दिए कि आप पहले आइए। अगर नोटिस ही भेजना था तो सबसे पहले जब यह मामला लिस्ट किया गया था 2 जजों की बेंच के लिए, उसी समय इन सरकारों को नोटिस भेजते और इनकी बातें सुनने के बाद एक फैसला लेते। उस समय तक, जब तक कि ये सुनवाई दोनों तरफ से नहीं हो जाती, 1-2 डेट लेते, लेकिन आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपने तो सीधे कह दिया कि 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी, नोटिस भेज दिए हैं सरकार के पास। अब उन लोगों का अपना जो कहने का जो एफिडेविट जारी किया जाएगा, जो वकील वहां पर अपनी बात रखेंगे, 26 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी, डेट आगे बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगले तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन यह स्टे तो लगा रहेगा, यह स्टे खत्म नहीं होगा। अगली सुनवाई तारीख पे तारीख मिलती रहेगी और यह स्टे वही का वही बना रहेगा और फिर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश की जो बात की जा रही है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब तो दिल्ली में भी मांग चली है। इन राज्यों से जो कांवड़ रूट है, उस रूट पर जो नेम प्लेट लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है, यह कब तक के लिए है? अभी 2 से 3 तारीख के बीच जलाभिषेक होगा, यानी कि 12-13 दिन का मौका हिंदुओं के लिए है कांवड़ यात्रा करने के लिए इस रूट पर, जिसके ऊपर नेम प्लेट लगाने का नोटिस जारी किया गया है। और 12 दिन के इस मौके में आपने पहले क्या किया? पहले दिन ही आपने सुनवाई की, स्टे लगा दिया। 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 26 के बाद आप 5 दिन का डेट देंगे, 1-2 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, यानी अगस्त में जाएगा। 12 दिन तक वो स्टे लगा रहेगा। ये लोग अपने एजेंडे में कामयाब होंगे और फिर अगर आप 15 तारीख के बाद फैसला भी देते हैं, जिसके पक्ष में दें, क्या फायदा होने वाला है? जब कांवड़ रूट पे ये जो नोटिस निकला है, उस पर आपने पहले ही बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए स्टे लगा दिया, तो फायदा क्या है आपके आगे की सुनवाइयों का? आपके इन टिप्पणियों से क्या फायदा? हिंदू को क्यों लगना चाहिए कि आपने जो बड़ी बड़ी बातें अपनी टिप्पणियों में की है इन वकीलों के बारे में, उससे कोई प्रोडक्ट निकल सकता है, कोई फायदा हो सकता है, कोई पॉजिटिविटी हमें दिखाई पड़ सकती है? ये कुछ नहीं, बस स्टे लगाकर उन विपक्षी लोगों को, इन दलाल वकीलों को और फिर मौलानाओं को खुश करने का एक तरीका है। और दूसरी तरफ ये हिंदुओं को फिर से वही संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि तुम बीच बीच में अटके रहो, क्योंकि हमने स्टे लगाया है। हमने इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाया, बल्कि अंतरिम ऑर्डर दी है, अंतरिम राहत दी है, अंतरिम स्टे लगाया है, रोक लगाई है। आगे तो हम सुनवाई करेंगे, फैसला हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन के समर्थन में आ जाए, लेकिन फायदा क्या? वो फिर अगले साल के लिए फायदा होगा, जब कांवड़ यात्रा अगले साल शुरू होगी। इसलिए इन सारे जजों की स्थिति देखिए, अभी तक 6 जजों की स्थिति ऐसे में आ गई है, जस्टिस राय हो या जस्टिस भट्टी हो, जिनके बेंच में ये मामले की सुनवाई हो रही थी नेम प्लेट को लेकर। इससे पहले जस्टिस खन्ना हो या जस्टिस दीपांकर दत्त हो, जिन्होंने 2 बार अरविंद केजरीवाल को बिना मांगे जमानत दे दी ईडी के मामले में। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय हो, जिनके अदालत में सीधे हेमंत सोरेन जाते हैं, बेल लेकर बाहर आते हैं, भ्रष्टाचार के सारे मामलों में ऐसे मुस्कुराते हुए बाहर आकर फिर से सीएम बन जाता है। इन जजों के बातों को समझिए, इनके आगे के तरीकों को समझिए। जिस तरीके से ये लोग एक के बाद एक बेल और स्टे 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है, ये एक पक्षीय हो सकता है। और ये जो दलाल वकील, चाहे सिंघवी हो जो अरविंद केजरीवाल के मामले में भी थे, इस मामले में भी है, चाहे कपिल सिब्बल हो जो हेमंत सोरेन का मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, रंगन मुखोपाध्याय के बेंच में वही दलील दिए थे जिसमें फैसला सुरक्षित 20 दिन तक रखा गया था और फिर फैसला आया बेल ग्रांटेड। ये जो इन दलाल वकीलों की सेटिंग है और इन जजों के फैसले देने के तरीके हैं, वो अब सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या कॉलेजियम से पैदा हुए इन जजों को अब इन टिप्पणियों पर और इन स्टे और बेल के ऑर्डर पर सोचना चाहिए कि क्या लोगों को देखकर, सामाजिक व्यवस्थाओं को देखकर, सोशल प्रेशर को देखकर आप फैसले देंगे या कानून को देखकर आपको फैसला देना चाहिए? अभी विचारों से न्याय नहीं मिलेगा, विचारों से कानून प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम कानून के किस प्रावधान के स्तर पर कौन से नियम कानून को दिखाकर बिल या फिर स्टे जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।